होगी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएसटी का चैप्टर नंबर 7, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्टिंग चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसकी मीनिंग्स, इम्पोर्टेंस, फीचर्स और कम्युनिकेशन, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आप अपने टॉपिक पर ये देखिए, चैप्टर 7 है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होती क्या है? चैप्टर क्या है? 7 डायरेक्टिंग। यहाँ आप देख रहे होंगे इस पिक्चर्स में क्या है कि डायरेक्टिंग एक मैनेजर्स है जो अपने साथ के सबऑर्डिनेट्स को, ये मैनेजर है और ये इसके कौन है, सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन कर रहा है, गाइडिंग कर रहा है, इंस्पायरिंग कर रहा है, मोटिवेटिंग कर रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है, इट। तो मीनिंग यहां बात करेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग की। इट रेफर्स टू instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts results in achievement of organization goals। अब यहाँ पर क्या बताया है कि कोई डायरेक्टिंग क्या होती है? डायरेक्टिंग का मीन्स होता है गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ताकि जो एम्प्लॉइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको इजीली एफर्ट्स करके रिसीव किया जा सके, मतलब उनको प्राप्त किया जा सके। फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की। अब फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में पहला पॉइंट आता है आपका इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करती है? इनिशिएट एक्शन में एम्प्लॉइज को लेके आती है। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन along with planning, organizing, staffing and controlling while discharging his duties in the organization। जब कोई मैनेजर अपने फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, तो वह प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम उसको करने पड़ते हैं। While other functions prepare a setting for action, यानी कि जो अदर फंक्शंस हैं वो इसके लिए क्या करता है, एक सेट गोल तैयार करता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग की वजह से जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे होते हैं, इनिशिएट एक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन। कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन, अब यहां पर बात कर रहे हैं कि डायरेक्टिंग है, इट इज एन ऑर्गेनाइजिंग, इट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी दैट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? कंटिन्यूइंग फंक्शन, यानी डायरेक्टिंग ऐसी एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। ongoing activity that continues throughout the life of an organization, यानी कि जो बिजनेस की होल लाइफ में डायरेक्टिंग कंटिन्यूस तरीके से चलती रहती है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यानी सुपरवाइजरी लेवल परफॉर्म दिस फंक्शन, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो बताए हैं वो
3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल होता है, ये आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और ये आपका सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर टॉप से लेकर सुपरवाइजरी लेवल तक हर एक मैनेजर्स को ये परफॉर्म करना पड़ता है। द डायरेक्टिंग टेक प्लेस व्हेनेवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। जहां पर डायरेक्टिंग वहां काम करता है जहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है, यानी कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को हमेशा गाइड करता, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है, यानी कि हमेशा सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, गाइड करता है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। अब यहां पे क्या बताया है कि डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। इट फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय अलाइनिंग ऑल एक्टिविटीज टुवर्ड्स देम, यानी कि ये हमेशा क्या करता है, अचीविंग स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होते हैं उनको स्पेसिफिक तरीके से अचीव करने में हेल्प करती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इसमें है पहला पॉइंट आपका इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन, इट हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉइज को अगर इनिशिएट एक्शन में लेके आना है तो उसके लिए उनकी डायरेक्टिंग करना बहुत जरूरी होती है। The employees start working only when they get instruction and direction from their superior. एम्प्लॉय तभी काम करना चाहते हैं जब उन्हें अपने सुपीरियर से क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होते हैं, तो वो इनिशिएट एक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। एम्प्लॉइज एफर्ट्स, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड। जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सब क्या है, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज, यानी कि यह बहुत जरूरी होता है कि सभी एक्टिविटीज के अंदर क्या हो, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इट इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपीरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स सुपरविजन की जाती है, उनकी गाइडेंस दिया जाता है और उनकी काउंसलिंग की जाती है। ये हमेशा हर एक लेवल्स पर किया जाता है ताकि उसका सबऑर्डिनेट जो है वो इजीली काम को, अपने एफर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है मींस ऑफ मोटिवेशन। जो डायरेक्टिंग होती है वो एक मींस है किसका, मोटिवेशन को, यानी किसी भी एम्प्लॉइज को गाइडिंग प्रोवाइड करके उसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और उससे हम ज्यादा एफर्ट्स कराने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मींस ऑफ मोटिवेशन। इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स। क्या है, इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क एफिशिएंटली। वह अपने काम को अच्छी तरीके से करवाने के लिए सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है एंड टू contribute their maximum efforts toward the achievement of organization goals। और उससे क्या कराएगा, मैक्सिमम एफर्ट्स कराएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इजीली अचीव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट टू चेंज। Employees often resist change due to fear of adverse effects on their employment and promotion। यानी कि facilitate change, ये क्या करता है, यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कुछ भी चेंजमेंट लेके आनी है तो एम्प्लॉइज को यानी सबऑर्डिनेट को हम इजीली गाइड करके उनको मोटिवेट करके किसके रिगार्डिंग जो हम चेंजेस लाने वाले हैं उसके रिगार्डिंग क्या करके उनको हम मोटिवेट करके गाइड करके उन्हें काउंसलिंग देकर उनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। और तो लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं वो इजीली एडॉप्ट नहीं करते हैं चेंजेस को। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको अपने प्रमोशन और एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हमेशा डर बना रहता है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो डायरेक्टिंग होती है वो हमेशा जो एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है उसको क्या करती है? अचीव कर लेती है, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेबल भी कराती है क्योंकि अगर हम किसी एम्प्लॉइज को वो बार बार क्या करता है? एग्जिट होके यानी कि एम्प्लॉइज को लीव पे चढ़ा जाता है या उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि हमें कभी भी कंपनी से निकाला जा सकता है, तो हम उसको जितना भी गाइड करें उसके लिए फैसिलिटी दें, उसको इंस्पायर करें तो वो क्या होगा? स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर। इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। देखिए जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसका कोई अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसी में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहला पॉइंट है यहां पर सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। यहां 4 पॉइंट दिए हैं आपके किसके? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के। पहला पॉइंट आपका सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसीइंग क्या करना होता है? ऑब्जर्विंग करना होता है किसी दूसरे के काम को कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स to ensure that they are following instructions and performing their task correctly। सुपरविजन एक ऐसा काम होता है जो ये देखता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि उसके जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं उसके अनुसार वो काम अपना सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉइज इंप्रूव्स मोरल एंड कमिटमेंट क्या करता है? कमिटमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एम्प्लॉय के साथ में, उसको इंप्रूव किया जा सकता है उसकी मोरल को और कमिटमेंट को। दोनों के बीच में क्या होता है? जब उनको हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं तो उसके अंदर किसी भी काम को करने की एक कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ताकि वो और ज्यादा काम करता है। अब यहां बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है सुपरविजन के? तो पहला पॉइंट है एक्ट एज अ काउंसलर एंड गाइड। जो सुपरवाइजर्स होता है, ये देखो सुपरवाइजर्स है और ये इसके क्या है? सबऑर्डिनेट हैं। यार इधर इनकी बात को ये सुन रहे हैं, कौन को? सुपरवाइजर के। इधर ये सुपरवाइजर है और ये इसके सबऑर्डिनेट है जो इसको इजीली क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये काउंसलर के रूप में और गाइडर के रूप में काम करता है। लिंक्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये क्या होता है? लिंक्स मैनेजमेंट किसके नाम में और वर्कर्स के बीच में क्या काम करता है? एक लिंक का काम करता है, दोनों को जोड़ के रखता है। अब देखिए एक सुपरवाइजर ये है, एक सुपरवाइजर ये है, मैनेजर ये है, तो इन दोनों के बीच में
जो डायरेक्टिंग है वो कैसे करती है, जोड़ के रखती है। हेल्प इन मेंटेनिंग ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप यूनिटी, जो ग्रुप की एक्टिविटी होती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लेके आती है। क्या करती है, ग्रुप की एक्टिविटीज को में यूनिफॉर्मिटी लेके आती है। इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एज पर स्टैंडर्ड्स, ये डायरेक्टिंग जो सुपरविजन होता है वो क्या करती है, इंश्योर कर देती है कि जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जा रहा है उसके अनुसार काम किया जा रहा है या नहीं किया रहा है। नेक्स्ट, ट्रेन्स पर्सनल, अब ये क्या करता है, सुपरवाइजर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को पर्सनली क्या करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, और इससे क्या होता है, वो पर्सनली ट्रेन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल फॉर वर्कर्स, यानी कि जो सुपरविजन है वो एम्प्लॉइज के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, गिव्स फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है, देखिए कोई भी एम्प्लॉइज है वो डायरेक्टर से तो डायरेक्ट एकदम नहीं मिलेगा जाके, वो अपनी बात को किससे, सुपरवाइजर या फिर अपने सीनियर्स को बता के वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये उन सब के कार्यों के बारे में। अब जो सबऑर्डिनेट है ये डायरेक्ट इनसे नहीं पूछेगा, जाके इनसे पूछेगा, इन दोनों सुपरवाइजर से पूछेगा क्या इनकी परफॉर्मेंस है, तो इनके बारे में वो फीडबैक भी उनको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लीडरशिप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीडरशिप। अभी हम बात कर रहे थे इसकी लीडरशिप की, तो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप मतलब होता है नेता। तो कोई भी नेता क्या करता है, अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेटर को जो होते हैं उसके, उनको इन्फ्लुएंसिंग करने का काम करता है, उनके बिहेवियर में चेंज लाता है, उनको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, और उनकी वर्क में परफॉर्मेंस में एफिशिएंटली इंक्रीजमेंट लाता है। Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives. Managers at all levels are expected to the leaders of their subordinate. अब यहां पर ये कह रहा है कि लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो दूसरे लोगों को क्या करती है, इन्फ्लुएंसिंग करती है, और वो विलिंग फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, और वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव के पर्पस को पूरा करने के लिए। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू द लीडर्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो हर एक लेवल पर होते हैं मौजूद, और अपने सबऑर्डिनेट्स को इसी तरीके से लीडिंग करते हैं, इसलिए वो लीडर भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर स्टाइल, तो यहां पर लीडर स्टाइल्स कितने कितने होते हैं, ऑटोक्रेटिक और ऑथोरेटिव लीडरशिप। ऑथोरेटिव लीडरशिप का मतलब होता है कि लीडर्स एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसा टाइप होता है जहां पर क्या करता है, जो लीडर होती है फुली पावर्स उसके ऊपर, उसका कंट्रोल सारी चीजों के ऊपर होता है, सबऑर्डिनेट्स पर उसका फुली कंट्रोल होता है, जैसे एडोल्फ हिटलर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इस टाइप की लीडरशिप में जो उसके सबऑर्डिनेट होते, इस वाले में क्या होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें एक अकेला ही इन्वॉल्व होता है, वो किसी को पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए वो ऑटोक्रेटिक होती है। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर्स टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉइज। अब इसमें क्या करता है कि जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट करता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री लाइन और लेज़ी-फेयर लीडरशिप। दिस स्टाइल्स इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है
कि जो लीडर्स होता है वो अपने सुपीरियर से कुछ भी नहीं कहता है। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ काम नहीं देता। वो जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो इतने एक्टिव्स होते हैं, वो सेल्फ डिसीजन लेकर और उस काम को पूरा करते हैं। दिस स्टाइल्स इन्वॉल्व कंप्लीट delegation of authority so that subordinates themselves take decision। यानी कि इसमें कंप्लीटली डेलीगेशन कर देता, अपनी अथॉरिटी को दे देता है और जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो खुद ही डिसीजन लेते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेशन। अभी हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग आइडियाज, थॉट, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टू और मोर पर्सन एक्सचेंज करते हैं आइडिया, फैक्ट। तो क्या है कि जब टू और मोर पर्सन exchange their idea and facts for their a particular purpose, the process of conveying ideas, thoughts and instructions from one person to another। इसमें क्या होता है कि जब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आइडियाज को, थॉट्स को, इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर के पास भेजा जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज crucial for clarity and avoiding misunderstanding in the workplace। अब यहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लैरिटी करती है। यानी कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसका रोल क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉइज के अंदर कम्युनिकेशन को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो इसको अवॉइड कर देता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग रिलेशनशिप होता है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल पीस between the people who are officially related to each other। अब यहां पर दूसरा पॉइंट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट था फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा था इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है? इट इज बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन who are not officially attached to each other। यानी कि इनके अंदर वो लोग इंक्लूड किए जाते हैं और उन मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिशियली अटैच्ड नहीं होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो उनके बीच में इंडिविजुअल रिलेशंस होते हैं, सोशल रिलेशन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो एक होता है सेमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। ये कम्युनिकेशन को इंप्रूव पर बनाने में हेल्प करती हैं। इसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। तो पहला है सेमेंटिक बैरियर्स। दिस बैरियर रिलेटेड टू द, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो वर्ड्स, साइन एंड फिगर्स यूज्ड इन द कम्युनिकेशन कि वो समझ ही नहीं पाता है कि वर्ड्स क्या है, साइन क्या है, फिगर्स क्या है। समटाइम दे कैन नॉट कन्वे द सेम मैसेज व्हिच दे वांट टू। यानी कि वो वही मैसेज नहीं पहुंचा पाता है, कन्वे नहीं कर पाता है जो वो पहुंचाना चाहता है, उस बात को कहना चाहता है। इसका बेटर पहला पॉइंट है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यानी कि मैसेज को तोड़ मरोड़ कर रिप्रेजेंट करना। सिंबल्स एंड वर्ड्स
विद डिफरेंट मीनिंग। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो सिंबल्स होते हैं उनको हम अलग अलग वर्ड्स और उनका अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन एंड सून, इसमें क्या होता है कि वो फॉल्टी ट्रांसलेशन करता है, शब्दों का गलत उच्चारण करता है। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, यानी कि कभी कभी क्या होता है उसकी एजम्पशंस जो होती हैं वो अनक्लैरिफाइड होती है, वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ बोथ द पार्टीज। यानी कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है वो क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, कम्युनिकेशन का। और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मेंटल कंडीशन पर दोनों पार्टीज की। अ मेंटली डिस्टर्ब्ड पार्टी कैन बी अ हिंडर इन कम्युनिकेशन। यानी कि वो बिल्कुल कैसे रहती है, चुप रहती है, आप उससे कुछ भी कहते रहो उसको कोई समझने वाला नहीं है। इसमें क्या आता है, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन में क्या होता है, कभी कभी घर में हम लोग देखते हैं कि कोई छोटा भाई या छोटी बहन होती है, उसके बोलने से पहले ही हम लोग बोल देते हैं कि ये ऐसा कुछ कहने वाला है, तुम शांत रहो। तो ऐसी सिचुएशन में हमने उसकी पूरी बात नहीं सुनते हैं और हम पहले से उसका प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि ये यही बात बोलने वाला है। लैक ऑफ अटेंशन, कभी कभी उसकी बात पर क्या करते हैं, अटेंशन ही नहीं देते हैं। और डिस्ट्रस्ट, उसकी बात पर हम विश्वास ही नहीं करते हैं। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इसमें क्या होता है, उस पर ज्यादा बहुत ज्यादा कैसी होती है, पकड़ नहीं होती है किसी भी चीज पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स। देखिए, फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसके में क्या होता है, अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशंस में एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी अथॉरिटी, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब क्या होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ये है कि किसी भी पर्सन को अगर लीव लेनी है तो 3 दिन पहले क्या करना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी, या अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं अलग अलग डिफरेंट पीपल्स के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज क्या होती हैं, जिस तरीके से फैसिलिटीज किसी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होती हैं और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करती हैं, बैरियर्स क्रिएट कर देती हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका पर्सनल बैरियर्स। सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब यहां पर क्या है, कभी कभी जो लोग होते हैं वो जिसमें एक मैसेज को भेजने वाला होता है, दूसरा मैसेज को रिसीव करने वाला होता है, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को फ्री फ्लो नहीं होने देते हैं। क्या करते हैं, वो उसमें फॉल्टी ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ भी मिला जुलाकर उसको रिप्रेजेंट करना। तो यहां पर पहला पॉइंट आता है फियर ऑफ अथॉरिटी। हमेशा अथॉरिटी का डर बना रहता कि वो हमसे ऊंचा अधिकारी है, तो इसलिए हम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। कभी कभी क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने सुपीरियर से जाके कोई भी बात कर सके। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, इसमें क्या होता है, इंसेंटिव्स की
प्रॉब्लम होती है, उसमें किसी तरह की कोई इंसेंटिव्स ही नहीं होते, मोटिवेट नहीं होता है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, वह चाह के भी उससे कम्युनिकेट नहीं करता है। तो ये हमारे थे पर्सनल बैरियर्स। अब आता है मोटिवेशन। तो यहां पर हम देखो बात कर रहे हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है? एक डिजायर होती है जो किसी भी एम्प्लॉइज को इंटरनली फोर्स करती है किसी भी काम को करने के लिए, वो हमारा मोटिवेशन होता है। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस व्हिच इनकरेज पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? पीपल को इनकरेज करती है, वो हमारा मोटिवेशन है। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ये हेल्प करती है किसमें? मोटिवेशन पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन बाय सैटिस्फाइंग देयर नीड्स थ्रू एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स। मोटिवेशन है वो ह्यूमन एफर्ट्स को पुट करती है किसके अंदर? एक्शन में, चेंज कर देती है जब उसकी नीड्स को सेटिस्फाई होता है किसके थ्रू? एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स के थ्रू। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को, जिससे क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज डिपेंड अपॉन देयर एबिलिटीज एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। यानी कि ये क्या करता है? किसी भी, देखिए, हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, मोटिवेशन जो होता है वो विलिंगनेस, हार्ड वर्क के लिए, यानी कि हार्ड वर्क के लिए हमेशा इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉइज को। इट ब्रिज द गैप बिटवीन एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क। देखो उसमें क्या है? एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता भी है, योग्यता भी है, और काम करने की इच्छा के बीच में, दोनों के बीच में एक गैप करता है। ये एबिलिटी और ये विलिंगनेस है, और ये हमारा मोटिवेशन है। तो अब दोनों के बीच के गैप को ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज। क्या करता है? यानी कि जैसे हम चेंज में जो चेंजेस लेके आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उसको ये रेसिस्टेंस करता है, कम करता है। इट हेल्प्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज। हम इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं चेंजेस को जब हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है उसके एम्प्लॉइज के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, कि उसके एम्प्लॉइज कितने अच्छे हैं, वो कितने मोटिवेटेड हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स। क्या बताया? स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स, यानी कि ये काम के लिए स्टेबल कर देती है एम्प्लॉइज को। इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो इंप्रूव देयर लॉयल्टी। एक तो ये कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है एम्प्लॉइज के अंदर, और ये लॉयल्टी भी इंप्रूव करती है। एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटमेंट भी करवाती है। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ लेबर एब्सेंटीज एंड लेबर टर्नओवर रिड्यूस। इससे क्या होता है कि जो एब्सेंटीज कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होता है वो ज्यादा अर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहता, वर्क हार्ड करता है। मोटिवेशन प्रोसेस में क्या आता है? अनसेटिस्फाइड नीड होती है। क्या होती है? अनसेटिस्फाइड नीड होती है, वो टेंशन को ड्राइव करती है। आपको भूख लगी है, आप क्या करेंगे? फूड को सर्च करेंगे, सर्च बिहेवियर। अब अपने बिहेवियर को सर्च करता है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, फिर वो अपनी नीड को क्या करता है? सेटिस्फैक्शन करता है, और उसकी रिडक्शन ऑफ टेंशन, और उसकी टेंशन कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये हमारी मोटिवेशन की प्रोसेस है। अब आता है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। उसने ये बताया था कि हर एक व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं वो एक सर्टेन सीक्वेंस में होती हैं। जब तक एक नीड्स पूरी नहीं होती है, वर्कर्स या कोई भी पर्सन दूसरी नीड्स के बारे में कभी नहीं सोचता है। तो उन्होंने उसको एक सीक्वेंस में लगा के बताया था। उन्होंने बताया है कि साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर, शेल्टर, वार्मथ एंड स्लीप। यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो सबसे पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कोई भी इंडिविजुअल दूसरी नीड्स के बारे में सोचता है। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, इंक्लूड्स टू कैटेगरीज, फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज। यानी कि देखो सिक्योरिटी दो तरीके से होती हैं किसी भी एम्प्लॉइज के लिए, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी होती है, दूसरी इकोनॉमिक। The need for a security physical and emotional environment, including personal security, financial stability, job security, health, पर्सनल में हेल्थ आ गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म हो गया, यानी किसी भी नुकसान से उसको क्या मिल सके, छुटकारा मिल सके, उसकी सिक्योरिटी हो सके, तो ये पर्सनल हो गया। और फाइनेंशियल, उसकी जॉब सिक्योरिटी क्लियर होनी चाहिए कि उसकी जॉब परमानेंट है या फिर टर्मिनेट तो नहीं कर दिया जाएगा आफ्टर सम टाइम्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल नीड्स एंड एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि वो ये चाहता है कि उसकी सोसाइटी वाले उसको क्या करें, प्यार मोहब्बत से देखें। और द नीड ऑफ देयर, द नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग फ्रेंडशिप, फैमिली, intimacy and a sense of connection with a social group। अब वो ये क्या क्या चाहता है कि सोसाइटी में उसके भी फैमिली रिलेशन रहे और सब लोग उससे मिलजुल कर रहें। एस्टीम नीड्स, द नीड फॉर सेल्फ वर्थ, अचीवमेंट, mastery and the respect and the recognition of others। यानी कि अब यहां पर सेल्फ वर्थ की नीड आती है कि वो जो कुछ चाहता है वो उसको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए, वो ये चाहता है, दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। और लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब व्यक्ति जो बनना चाहता था, इस लेवल पर आकर व्यक्ति जो बनना चाहता है, जो चाह रहा था वो, और उसको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उसकी नीड्स की सेटिस्फाई देयर द हाईएस्ट लेवल which the drive to realize one's full potential, seek personal growth and become the best version of the oneself। यानी कि जैसे हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो चाहता है और उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो फिर इसके आगे उसको किसी तरह की कोई नीड्स नहीं रहती है। तो यहां देखिए पहला पॉइंट था साइकोलॉजिकल नीड्स, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप। ठीक, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आती है। सेफ्टी में हमने अभी आप बताया था, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मॉरलिटी ऑफ द फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें, हेल्थ और वेल्थ दोनों की सिक्योरिटी उसके लिए होनी चाहिए। फिर आता है लव, बिलोंगिंग, यानी कि फ्रेंड्स से फैमिली। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये तीसरे टाइप की होती हैं जो उसको सेटिस्फाई करती हैं। सेल्फ एस्टीम नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स में कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट बाय अदर्स, यानी दूसरे लोग उसको रेस्पेक्ट दें और वो किसी दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट दे सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीजें सेल्फ एस्टीम नीड्स के अंदर आती हैं। और लास्ट है मोरलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब क्या है, ये लास्ट स्टेज की हैं, यानी हाईएस्ट नीड्स होती हैं। जब ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो वो एकदम सेटिस्फाई होता है। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ
मोटिवेट इंसेंटिव्स की, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स की। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होता है और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। डायरेक्टली इन मनी फॉर और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी फाइनेंशियल इंटेंसिव वो होते हैं जिन्हें हम मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस, इसके अंदर क्या आता है, पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव्स स्कीम्स, यानी कि वो अगर कोई काम कर रहा है तो वो इंसेंटिव स्कीम से रिगार्डिंग होना चाहिए। बोनस क्या है, बोनस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग, परक्यूसाइट्स, को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सारी जो चीजें हैं वो किससे रिलेटेड हैं। अब रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पर वो ये चाहता है कि जब वो रिटायर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, तो उसे क्या मिलना चाहिए, अच्छे से फैसिलिटी, पीएफ वगैरह का पैसा मिलना चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मेन एम्फेसिस इज टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। इसमें क्या बताया है कि जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं वो मोस्टली प्रोवाइड होते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, नॉट मेजरेबल इन टर्म्स। Those incentives are not measurable in monetary terms are called non-financial incentives. Status, पहला पॉइंट क्या है, स्टेटस, अगर किसी भी एम्प्लॉइज का स्टेटस इंक्रीज कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट चेंज कर दिया जाए। दूसरा है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर उसको कैरियर से रिलेटेड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। दूसरा है जॉब इंक्रीमेंट, और नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अब जैसे ये एम्प्लॉइज हैं और ये मैनेजर है, ये डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहा है, इनको पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉइज के लिए क्या होना चाहिए, एम्पावरमेंट स्कीम्स वगैरह होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे थे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो यहां पहला पॉइंट है सेंडर, मैसेज को भेजने वाला क्या करता है कि जो किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करने वाला है वो व्यक्ति कौन होता है, सेंडर होता है। सेंडर इज द पर्सन हु वांट टू कन्वे हिज थॉट्स और आइडियाज टू the receiver so her represent the source of communication। वह क्या करता है, सेंडर जो होता है वो पर्सन होता है जो अपने थॉट्स और आइडिया को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है। मैसेज, इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग, सजेशन एटसेट्रा इंटेंडेड टू कम्युनिकेटेड। ये मैसेज क्या होता है, आइडिया, फीलिंग्स का एक कंटेंट होता है जो दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जाएगा। इनकोडिंग, इनकोडिंग में क्या होता है, दिस मीन्स दैट द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, एक्शन, पिक्चर्स एंड गेस्चर्स। यानी कि इनकोडिंग हम सोचते हैं कि मैसेज को किस तरीके से भेजा जाए, वर्ड्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू या किसी अदर तरीके से। मीडिया, अब मीडिया में की बात आती है तो मीडियम क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसको भेज रहे हैं, लेटर्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू, किस तरीके से हम उसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिकोडिंग, इट इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज एज इंटेंडेड दस बाय द सेंडर। यानी कि डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो सेंडर ने मैसेज को रिसीवर के पास सेंड किया है वो उसी को उसी वे में कन्वे करे, अदरवाइज वो इसका गलत मतलब समझ लेगा। अब आता है रिसीवर का टाइम, इट इज द ही इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, यह वह व्यक्ति होता है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। अब आता है फीडबैक का टाइम। फिर फीडबैक इज द रेस्पॉन्स दैट द रिसीवर सेंड बैक टू द सेंडर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज मैसेज। अब क्या करता है, जो फीडबैक देने वाला होता है मैसेज के बारे में, क्या सही था क्या गलत था, ये सब भेजता है
नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉइस। नॉइस मीन्स एनी obstruction or hindrance to communication. It may be caused to the sender message or the receiver. यानी नॉइज जो होता है वो क्या होता है कि उसकी प्योरिटी को कम कर देता है, उसकी प्योरिटी को छुपा देता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या थी, कम्युनिकेशन की प्रोसेस थी, ये कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।